देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमें करना है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द लर्निंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको दूसरे नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी हम पढ़ते हैं। और ये टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी होता है, राइट। तो ये केवल बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एमकॉम में भी जहाँ ये यूज़ होता है उसमें भी है, एमबीए में भी जहाँ ये यूज़ होता है उसमें भी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के रूप में, चाहे फिर वो आपका जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के रूप में, चाहे अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। क्लियर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द नेम ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ढंग से सीखना है, सुनना है, समझना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझने से पहले ज़रूरी है समझेंगे कैपिटल क्या होती है। साहब, बिजनेस करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, लगा रखे हैं आपने, फिर जिनसे आप एसेट्स खरीद रहे हो, फिर उन एसेट्स को आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी जो है जहाँ से आती हैं, जिन रिसोर्सेज से आती हैं, वो कैपिटल कहलाती है, राइट। और रिसोर्सेज फंड्स की आपके पास दो टाइप की हो सकती हैं, डेट सोर्सेज चाहे फिर ओन सोर्सेज। जो डेट फंड होता है वो लोन होता है, आपने कहीं से भी लिया, लोन लिया तो या तो बैंक से लिया या पब्लिक से लिया। अगर आपने बैंक से लिया तो इंटरेस्ट चुकाएंगे आप, पब्लिक से लिया तो इंटरेस्ट चुकाएंगे। इंटरेस्ट की रेट का थोड़ा डिफरेंस होगा, राइट। बैंक वालों को आपको जो है थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ सकती है, या फिर और पब्लिक को थोड़े अपने हिसाब से देंगे। बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक लोन है, पब्लिक से लोन लिया तो वो पब्लिक डिपॉजिट है। आपसे मतलब आप ऐसे नहीं ले सकते। यहाँ पर हम बात स्पेशली कंपनी की कर रहे हैं, जो भी बात हम कर रहे हैं वो कंपनी की कर रहे हैं, राइट। सोल प्रोप्राइटर के पास तो राइट ही नहीं है, उसके पास तो नॉर्मल सा है। नॉर्मल मतलब सोल प्रोप्राइटर मतलब मेरे को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास खुद पे अगर पैसा है तो मैं लगा दूंगा, या फिर बैंक से लोन ले लूँगा, दो ही ऑप्शन है बस। क्लियर? और लेकिन हम जो भी लर्निंग कर रहे हैं ये वाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, स्पेशली हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, एक लार्ज स्केल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके पास जो फंड को रिसोर्स करने के ऑप्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डेट कैपिटल, एक ओन्ड कैपिटल। डेट कैपिटल का मतलब होता है वो बैंक से लोन ले सकते हैं जिस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो आपका जो है पब्लिक से लोन ले सकते हैं, वो डेवेंचर्स के रूप में, पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ओन सोर्सेज में आते हैं आपके जो है इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वगैरह, उन पर उन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो बात यह है कि कहीं से भी पैसा सोर्स करो, रिटर्न आपको देना पड़ेगा। क्लियर? उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलने वाला आपको, राइट। और अगर वो आपको देना पड़ेगा तो देने से पहले आपको कमाना पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो डेफिनेशन है इस बात को सेटिस्फाई करती हुई बनाई है हमने। इसकी डेफिनेशन में हम इसीलिए ये टर्म यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट of earning to cut off the capital expenditure। बिजनेस के अंदर आपके जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनको मीट आउट करने के लिए आपको पैसा सोर्स करना पड़ेगा, और वो पैसा जहां से भी सोर्स करना है आपको, उसके बदले में कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, और वो रिटर्न आपको कमाना पड़ेगा। सो इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग टू कट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद समझते हैं कि कंपनी के पास फंड्स को सोर्स करने के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स विद द कंपनी, सोर्सेज ऑफ फंड्स विद द कंपनी। लोन के सोर्सेज होते हैं डेट, ओन्ड सोर्सेज होते हैं। डेट में कंपनी के पास ऑप्शन है डिवेंचर्स का,
बैंक लोन का। ओन सोर्सेज में कंपनी के पास ऑप्शन है शेयर कैपिटल का, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। क्लियर? तो इनमें से किसी भी सोर्स से पैसा आप प्रोक्योर करो, यू विल हैव टू गिव देम सम रिटर्न फ्रॉम whom यू हैव प्रोक्योर्ड द मनी। जिनसे भी पैसा आपने प्राप्त किया है उनको कुछ आपको रिटर्न देना पड़ेगा, वो रिटर्न पहले आपको अर्न करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स विद द कंपनी इज दिस, डेट और ओन्ड। शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, वो भी ओन्ड सोर्सेज है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? जो भी आपने प्रॉफिट सेट असाइड कर लिया है, बचा लिया है, राइट? जो भी प्रॉफिट का पार्ट आपने बचा लिया है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, राइट, रिटेन्ड है आपके पास, बिजनेस में आप वापस लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रख रखा है, उसे हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड प्रॉफिट भी कहते हैं उसको। तो साहब ये सोर्सेज हैं फंड्स की कंपनी के पास, सोर्सेज ऑफ फंड्स विद द कंपनी। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितनी सोर्स है उन सब की कॉस्ट फाइंड करनी होगी, वही सारी टाइप्स हैं, और क्या है। सबसे पहला होगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। इसका दूसरा नाम बोरोड कैपिटल भी है। इसको हम CB के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टाइप है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको हम CP के नाम से भी जानते हैं। फिर है आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, CE के नाम से भी जानते हैं। फिर है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है हमारे पास, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एक करके सारी चीजों को हम सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, CB। स्पेशली ये डेवेंचर के केस में हम लोग सीखते हैं। किस केस में सीखते हैं? डेवेंचर्स। और डेवेंचर्स की जो फीचर्स हैं वो दो हैं यहाँ पर। इफ डेवेंचर्स आर irredeemable और if debentures are redeemable। ये irredeemable और redeemable क्या है? Whenever the time of redemption of debenture is mentioned in the certificate, जब भी टाइम बता रखा है कि इस डेवेंचर का पेमेंट इतने टाइम बाद होगा, जब भी हमें टाइम बता रखा है कि इस डेवेंचर का पेमेंट इतने टाइम बाद होगा, अभी कहाँ बता रखा है? मैंने आपका पैसा लिया, मैं कंपनी हूँ, राइट, और उसके बदले में आपको रसीद दी, सर्टिफिकेट दिया, उस पर लिख के दिया कि इसका पेमेंट 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। अगर मेंशन है टाइम पीरियड तो वो रिडीमेबल है, और टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो बस केवल इंटरेस्ट लेते रहो। कंपनी वाइंड अप होगी तो अपनी लायबिलिटी क्लेम कर लेना, तो वो इरिडीमेबल है। हिंदी में इसको हम शोधनीय और इसको हम अशोधनीय कहते हैं।
शोधन मतलब पेमेंट, राइट। शोधन मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं है, राइट। रिडेम्पशन द बिजनेस टर्मिनोलॉजी है ये, राइट। बिजनेस में इस टर्म को यूज किया जाता है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, रिडेम्पशन, डिवेंचर के लिए भी और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी। तो बात करते हैं साहब आगे की। अगर रिडीमेबल हैं तो हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स इक्वल्स टू आईपी अपॉन एनपी इंटू 100, आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। और रिडीमेबल में हमारा फॉर्मूला यूज होता है सीबीबीटी इक्वल्स टू आईपी प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100, राइट। ये कहानी है। अभी इसकी फुल फॉर्म देखिए एक एक करके। ये सीबीबीटी तो कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स है, कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स, राइट। सीबीबीटी क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स। और सीबीएटी भी हमें निकालना पड़ता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल आफ्टर टैक्स। उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स सीबीएटी इक्वल्स टू, जो भी आपने बिफोर टैक्स निकाला है उसका 1 माइनस टैक्स से हमें इनटू करना होता है। क्लियर? एक एक करके फुल फॉर्म लिख देते हैं। आईपी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेएबल। क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल कैलकुलेट काय पे होती है? जो भी आपकी फेस वैल्यू है उससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, राइट। एक बात हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट, प्रीमियम, डिस्काउंट, एक्सपेंस, डिविडेंड। आई रिपीट, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डिस्काउंट, प्रीमियम, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है भाई? 5000 डिवेंचर 100 रुपये वाले 150 रुपये पे हमने इश्यू किए, तो 100 रुपये वाले हैं, दिस इज द फेस वैल्यू, इसी पर कैलकुलेट होगी। आपने 150 में परचेस करे उससे मतलब नहीं है। ऐसे इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले 150 में परचेस करे, फेस वैल्यू 100 है। 1 रुपये वाले 100 में परचेस करे, फेस वैल्यू 1 रुपया है। कोई भी एक्सपेंस कैलकुलेट होना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होनी है, डिस्काउंट कैलकुलेट होना है, प्रीमियम कैलकुलेट होना है, डिविडेंड कैलकुलेट होना है, फेस वैल्यू होना है। तो फेस वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। अब बात हम करते हैं नेट प्रोसीड की, कि हम नेट प्रोसीड एनपी, एनपी माने होता है साहब नेट प्रोसीड, ठीक है। यहां तक सीबीबीटी हो गया, सीबीएटी हो गया। अभी एमवी है हमारे पास, नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन भी हमें समझानी है, तो ऊपर से रफ करते हैं नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन। नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। जो भी आपके पास फेस वैल्यू है डिवेंचर की उसको हम लिख देंगे, राइट। और अगर उसको आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है, काय पर? प्रीमियम पे, तो प्रीमियम हम जोड़ देंगे प्लस प्रीमियम। और अगर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है तो डिस्काउंट हम लेस कर देंगे। कैलकुलेट डिस्काउंट या प्रीमियम काय पे होगा? कैलकुलेट डिस्काउंट या प्रीमियम फेस वैल्यू पे ही होगा। इसमें से आप लेस करेंगे इश्यू करने के खर्चे, कॉस्ट ऑफ इश्यू। ये क्या चीज़ होती है भाई? मैं डिवेंचर इश्यू करूंगा, अखबार में एडवर्टीजमेंट दूंगा, बैंक में ब्रोशर बांटूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, होल्डिंग लगवाऊंगा, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, राइट, ऑनलाइन चैनलों पे, न्यूज़ के चैनलों पे ऐड दूंगा, तो इन सब में खर्चा होता है, स्टाम्प वगैरह भी, ड्यूटी वगैरह भी लगती है। तो इश्यू करने के जो भी खर्चे हैं, चाहे वो ब्रोकरेज के रूप में हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के जो रूप में हो, चाहे वो प्रिंटिंग के रूप में हो, ठीक है।
तो वो सारे आपके कॉस्ट ऑफ इश्यू होते हैं। इसमें हमारा पहला हम लिखते हैं ब्रोकरेज, दूसरा हम लिखते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, और साहब तीसरा हमारा एक और होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये सारे खर्चे टोटल मिला के जो आएंगे उनको हम लेस कर देंगे, जो अमाउंट हमारा आएगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, नेट प्रोसीड कहलाएगा। इन तीनों को लेस करके, तीन कौन कौन से हैं, एक तो आपका जो है ब्रोकरेज है, दूसरा अंडर राइटिंग कमीशन है, और तीसरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। क्लियर? जो इनको लेस करके आएगा वो नेट प्रोसीड कहलाएगा। आगे देखते हैं, नेट प्रोसीड हो गया। अब बात आ रही है मैच्योरिटी वैल्यू की, एमवी। एमवी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? मैच्योर होने पे जो वैल्यू दी जाए वो मैच्योरिटी वैल्यू है। मैच्योर होने का मतलब क्या है? जब बताया कि 5 साल बाद रिडेम्पशन होना है, तो बताया हुआ कि भाई एट पार होना है, एट प्रीमियम होना है, जैसे होना है। मतलब 5,100 रुपये वाले डिवेंचर इश्यू करे, 5 साल बाद 110 रुपये में पेमेंट होगा, तो मैच्योरिटी वैल्यू 110 रुपये है। 25% प्रीमियम पे पेमेंट होगा 100 रुपये वाले डिवेंचर का, तो 100 रुपये का 25% प्रीमियम 25 रुपये हो गया, जोड़ दिया उसमें 125 मैच्योरिटी वैल्यू हो गई, राइट। तो ये फेस वैल्यू में अगर प्रीमियम हमें मैच्योरिटी पे देना है तो जोड़ने के बाद आता है। क्लियर? एन क्या होता है साहब? एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड। जितने साल बाद डिबेंचर का पेमेंट हो जाएगा, उन ईयर्स के नंबर को हम कहते हैं एन। इज दैट ओके? एन हो गया। दैट्स इट। फुल फॉर्म हम सारी लिख चुके हैं ऑलमोस्ट, कुछ नहीं रह गई। टी रह गया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट, अभी देखिए इसको फुलफिल करता हुआ एक न्यूमेरिकल हाल की हाल करा देते हैं आपको, तो आप साथ में नोट करेंगे सवाल को। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड issued 5,000 9% debenture of rupees 100 each at a premium of 20%, at a premium of 20%. Cost of issue वर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ इश्यू ये थी, सबसे पहली ब्रोकरेज थी आपकी 2% की, अंडर राइटिंग कमीशन था 1% का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी थी आपकी सपोज 12,500 रुपीज़ की, राइट। और टैक्स रेट है 40% का। क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट नहीं दिया होता है तो हम उसको 50% मानते हैं, यहाँ तो मैंने लिख दिया 40%, तो 40% ही लेंगे। क्लियर? तो ये प्रोग्राम है सवाल का। आपसे कहा कैलकुलेट करिए कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। दो कंडीशन में, इफ डिबेंचर्स आर इरीडमेबल, इरीडमेबल, दूसरा डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, रिडीमेबल आफ्टर 8 years at a premium of 25%.
at a premium of 25%, right? This is the complete question for which you have to make the solution, and you will not be asked in the question के ये borrowed capital है या फिर preference share capital है, equity share capital है. From the given content in the question you will have to recognize itself to the question कि भाई borrowed capital की बात हो रही है, preference shares की बात हो रही है, debentures की बात हो रही है. Clear? Let us see one by one word from the question. ABC लिमिटेड ने 5000, ये नंबर है, 5000 ये नंबर है, 9% ये इंटरेस्ट की रेट है. डेवेंचर्स ये बोरोड कैपिटल है, ऑफ ₹100 ईच ये फेस वैल्यू है. एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ये प्रीमियम ऑन इश्यू है. इश्यू का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, राइट? ये नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है. क्या के लिए यूज होता है? नेट प्रोसीड के लिए. कॉस्ट ऑफ इश्यू ये सब नेट प्रोसीड के लिए यूज होते हैं. ब्रोकरेज है, अंडरराइटिंग कमीशन है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, टैक्स का रेट है. कैलकुलेट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स. पहला जब इरिडीमेबल है, दूसरा जब रिडीमेबल है. ठीक है? रिडीमेबल में 8 साल 25% प्रीमियम पर. ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 25%. ये एन नंबर ऑफ ईयर से जितने साल बाद डिवेंचर्स का पेमेंट होगा. 25% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मैच्योरिटी पर दिया जाता है. मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा. देखो ये सारी जानकारी हम कैसे यूज करते हैं. फेस वैल्यू 100 रुपए की है? कितने की है? 100 रुपए की है. प्रीमियम पे इश्यू का 20%, तो प्रीमियम ऑन इश्यू फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, राइट? 100 पर 20% कितना आ जाएगा? 20 रुपीज. प्रीमियम जोड़ दिया मैंने. क्लियर? डिस्काउंट होता तो मैं डिस्काउंट लेस कर देता. अभी मुझे क्या माइनस करना है? इश्यू के एक्सपेंसेस. पहला एक्सपेंस कौन सा है? ब्रोकरेज. ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग कमीशन ये सब काय पे कैलकुलेट होंगे? फेस वैल्यू पर. फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज. बताया मैंने, सारे एक्सपेंस काय पे कैलकुलेट होते हैं? ठीक है ना? मतलब जो चीजें पहले बता चुका हूं वो केवल फेस दिखाने के लिए नहीं है, वो यूज करने के लिए है, राइट? फेस वैल्यू पर हम कैलकुलेट करेंगे. फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए. तो 100 रुपए का 2% आपकी ब्रोकरेज आएगी, है ना? तो ब्रोकरेज 100 रुपए का 2%. अभी यहाँ से थोड़ा सा रफ करूंगा तो मेरे को यहाँ पे दिखाने के लिए चाहिए कि ब्रोकरेज कितना परसेंट है? 2%. तो 100 रुपए का 2% कितना आ जाएगा? ये 2 रुपए आ जाएगा. और अंडरराइटिंग कमीशन कितना है? 1% है. फेस वैल्यू कितनी है? 100. इसका 1% कितना आ जाएगा? 1 रुपीज. ये कठिन होता है थोड़ा सा, है ना? ढंग से करना पड़ेगा. 100 रुपीज लिखो कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई का बटन दबाओ, फिर 1 लिखो, फिर परसेंट का बटन दबाओ, तब 1 रुपये आता है. 1 रुपये की वैल्यू बहुत होती है. बैंक वाला लेता नहीं है. अगर 99 रुपये हैं, 100 चाहिए तो पूरा 100 का नोट चाहिए. 101 है तो 100 रुपये नहीं लेगा, 1 रुपया पहले, 2 पहले, राइट? तो इसको इग्नोर नहीं करना है. बच्चे कहते हैं 1 रुपये ही तो है, ऐसा नहीं है. कभी तो 0 को वैल्यू नहीं मानते हैं, कभी 1 रुपये की नहीं मानते हैं, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? इसको ढंग से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे. 100 इंटू 1%, देन कम्स 1, राइट? तो 100 इंटू 1%, वो कहेंगे देख 1 वाई लिख दिया, साफ लिख देता हूँ मैं, 1%. 100 इंटू 1%, दैट इज 1 इक्वल. अब आगे देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए की है आपकी? 12,500 की. मैंने ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग कमीशन को एक शेयर प्रेफरेंस डिवेंचर की वैल्यू पे कैलकुलेट किया है 100 रुपये पर. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टोटल की दे रखी है, पूरे 5,000 की. बुक में सवाल टोटल पे भी दे रखा होता है और एक पे भी दे रखा होता है. मैं एडवाइस करता हूं एक पे कैलकुलेट करना. बुक में चाहे कैसे भी दिया हो, एक पर, एक डिवेंचर पर, राइट? आंसर सेम आएगा. टोटल पे करो चाहे एक पे करो. तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुम्हारी जो है कितने रुपए की दे रखी है? 12,500 की दे रखी है. वो कितने डिवेंचर्स की है? 5,000 की. तो एक डिवेंचर का निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना. ये डिवाइड भी बड़ा खतरनाक है, कैलकुलेटर का यूज करना होगा, राइट? 12,500 लिखो, डिवाइड का निशान दबाओ और फिर आएगा 5,000 से डिवाइड करके 2.5. और इन तीनों एक्सपेंस का टोटल कितना हो गया बच्चों?
2n3 2n1 3n2 5.5 लेस करेंगे इसको कितना आ जाएगा 114.5। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अभी देखिए आगे 114.5 आपने क्या निकाला है? नेट प्रोसीड निकाला है। अच्छा इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, आईपी निकाल लेते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 9%। 100 का 9% बहुत कठिन काम है, ध्यान से निकालना, राइट? दैट कम्स 9। अभी देखो कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स, ये हमारा इंतजार कर रही है। आईपी आपने कितना निकाला? 9। नेट प्रोसीड कितना निकाला? 114.5 इंटू 100, राइट? इसको हटा दो, कंफ्यूज करेगा। आंसर बताओ इसका कितना आएगा? 7.86% आ गया। अभी कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल आफ्टर टैक्स निकालना है, तो जो भी कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बिफोर टैक्स निकाला है उसका 1 माइनस टैक्स से इंटू करना है। टैक्स की रेट 40% है, इसको भी आपको 0.4 करना है, राइट? टैक्स की रेट 40% है, इसको भी आपको 0.4 करना है। कैसे होगी? 40 को 100 से डिवाइड कर दो, 40% मतलब 40/100। अभी देखो 7.86 इंटू 1 माइनस 0. लेस किया, 0.6 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, 4.71%। ये आपका इरिडीमेबल के केस में बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है? इरिडीमेबल के केस में बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ गई। अब रिडीमेबल के केस में कैलकुलेट करना है। तो रिडीमेबल के केस में दो चीज़ें तो मेरी सेम रहेंगी, मेरे को आईपी की जरूरत है, एमवी की जरूरत है, एनपी की जरूरत है, एन की जरूरत है। तो मेरे पास आईपी जो निकाला था ना मैंने 9 रुपये, ये तो यही रहने वाला है, और एनपी जो मैंने निकाला था ये 114.5, ये भी यही रहने वाला है। मैं लिख लेता हूँ एक बार इसको कि आईपी कितना है मेरे पास 9, और ये जो एनपी कितना है 114.5, ठीक है? अब ये थर्ड कंडीशन में, सॉरी सेकंड कंडीशन में बताया मुझे रिडीमेबल वाली बात। क्या लिखा उसने? 8 साल बाद रिडीम होंगे 25% प्रीमियम पे, यही तो लिखा है। तो जो 8 साल हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जितने साल बाद मुझे डिवेंचर्स का पेमेंट करना है। 8 साल बाद, कितने साल बाद? 8 साल बाद डिवेंचर्स का पेमेंट करना है। कितने परसेंट प्रीमियम पे करना है? 25% प्रीमियम पे करना है। ये मैच्योरिटी वैल्यू निकाल के देगा। फेस वैल्यू 100 और 100 पे 25% प्रीमियम 125 हो जाएगा। इज दैट ओके? ये हमारी जानकारी कहाँ यूज होगी? इस वाले सेकंड कंडीशन में, रिडीमेबल में। क्लियर? अब इस जानकारी को यूज करके हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जादू होगा। आईपी की वैल्यू बताओ 9 प्लस, ये ध्यान से देखना कैलकुलेशन, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कहाँ से स्टार्ट होती है बताता हूँ। बच्चे इस आईपी को तोड़कर यहाँ इसके साथ मिला देते हैं अपॉन के, वहाँ गड़बड़ होती है। या फिर फॉर्मूले में सही लिखते हैं लेकिन कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं। तो एक स्टेप आपको ढंग से देखना, सुनना, समझना, सीखना पड़ेगा, तभी वो गलती होने से बच सकेंगे आप, राइट? तो और ये था समझे, यहाँ से हमने इसका नीचे बेस बनाया है यहाँ तक का, तो ये बेस पूरा बनाना पड़ेगा आपको। बेस बच्चे यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं, ये ऊपर आ जाता है, इससे थोड़ा थोड़ा काम खराब हो जाता है, ऐसा नहीं करना है ना। तो देखिए आईपी लिख दिया 9 प्लस एमवी बोले 125, नेट प्रोसीड बोले 114.5, नंबर ऑफ ईयर्स बोले 8, इसका होल अपॉन बोले एमवी 125, नेट प्रोसीड 114.5 अपॉन 2 इंटू। अब देखो जादू जो हम कह रहे थे वो क्या होगा। कैलकुलेशन जितनी हार्ड दिखती है उतनी सरल होती है, ध्यान से सुनना। कैलकुलेटर ले लेना इसके लिए हाथ में, राइट? मैनुअल वाला कैलकुलेटर होना चाहिए, तब वो काम करता है। जिसमें बटन होते हैं ना मैनुअल वाले कैलकुलेटर में, वो काम करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, राइट? उसको 8 से डिवाइड करेंगे।
125 में से मैं 114.5 अगर लेस करूंगा तो वो आएगा 10.5। 10.5, तो 10.5 को मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आया 1.3125, राइट। तो 1.3125, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 125 में से मैंने 114.5 लेस किया, मेरा आया 10.5, उसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो आया 1.3125, उसको मैं 9 में जोड़ दूंगा तो 10.3125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.3125 अपॉन, ये ऊपर की वैल्यू सोल्व हो गई पूरी, डिफरेंस अपॉन 8, 9 में जोड़ दो, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। 100 ऊपर है। अब इन दोनों को जोड़ो, 125 और 114.5 को, 125 और 114.5 को ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड करो, 119.75, 119.75, इसका परसेंटेज निकाल लो। 119.75 1031.25 अपॉन 119.75, ये आ गया हमारा 8.61। 8.61 आफ्टर टैक्स निकालना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? CB80 8.61 इंटू 1 माइनस 0.6, सॉरी 1 माइनस 0.4, 40% टैक्स था ना, 0.6 से मल्टीप्लाई करो 8.61 को, 5.16%. This is what here in this borrowed capital is, which you are supposed to make a practice as much as you can, and based on this at least 6-7 illustrations and numericals are there, right? उसको solve करिए, clear? This will help you a lot. इसको बार बार देखो, जितनी बार समझ में नहीं आया देखते रहो। Thank you so much.